नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के एंशियंट लर्निंग सिस्टम की, यानी कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह आज के प्रेजेंट टाइम में भी वर्थवाइल है या नहीं, मॉडर्न लर्निंग सिस्टम के साथ कंपेयर करके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि गुरुकुल का मीनिंग जान लेते हैं कि आखिर गुरुकुल है क्या। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें पहला शब्द है गुरु। ये वह है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, इग्नोरेंस की, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, और हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। दूसरा शब्द है कुल, जिसका अर्थ है परिवार या फिर वंश, क्लैन, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। गुरुकुल एंशियंट इंडिया की विद्या की वह धारणा, वह पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर शिष्य, स्टूडेंट, प्यूपिल टीचर के साथ उसके परिवार का एक हिस्सा बनकर उसके साथ रहकर सीखता है, यानी कि वो उनके साथ उनकी फैमिली का मेंबर बनकर ये सब वहाँ पर सीखते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। प्राचीन भारत में थ्रेड सेरेमनी यानी जनेऊ धारण करने के बाद 8 वर्ष की आयु में जो मेल चिल्ड्रन हैं, उनको अपने घर और प्रियजनों को छोड़कर अपने गुरु के चरणों में सीखने के लिए 12 वर्ष तक 12 इयर्स जो है वो गुरुकुल में रहते थे। जैसे कि नॉर्मली आपने एपिक सीरियल्स में भी देखा होगा कि जो लोग आश्रम में पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और इतने साल वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, ये चीज़ क्या है, वही कहलाता है गुरुकुल। यानी गुरु के वंश में रह के उसकी फैमिली का एक हिस्सा बन के वहाँ पर रहकर आप अपनी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा आगे और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या, राइट। ये तो एक सिंपल सा आप कह सकते हैं डिक्शनरी मीनिंग है, राइट। गुरुकुल में जीवन आसान नहीं होता। देखिए, जीवन तो कहीं पर भी आसान नहीं होता, लेकिन गुरुकुल में जीवन बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इट्स नॉट वॉज एन ईजी टास्क, राइट। वहाँ पर जीवन कठिन, हार्ड लाइफ, अनुशासन, फुल्ली डिसिप्लिन, आप अनुशासन के बिना वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। कड़ी मेहनत, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन से भरा होता था, ऑब्वियस सी बात है, आजकल बहुत कम है। लेकिन कहते हैं ना, दैट ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, ऐसा ही यहाँ पर भी है, राइट। ट्रेनिंग के एंड में जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं, राइट, जो अच्छी तरह से सीखे हुए थे और जीवन को कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने में भी कैपेबल थे, यानी टफेस्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, राइट। उन दिनों गुरु किसी को भी या फिर सभी को अपने शिष्य के रूप में एडमिशन नहीं देते थे। मीन्स किसी को भी वहाँ पे वो एडमिशन नहीं देते थे, दाखिला जिसे आप बोलते हैं, राइट। गुरु सबसे पहले उनका टेस्ट लेते थे, शिष्य की कैपेसिटी को पहचानते कि वो कैपेबल हैं भी या नहीं, सिर्फ तभी वो उनको सही ज्ञान देते थे, यानी imparted them the relevant knowledge। सही ज्ञान वो तभी देते थे जब उनको लगता था कि वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के काबिल हैं। दूसरा, क्या वो उस ज्ञान को संजोकर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, क्या वो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट भी कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। शिष्य वहाँ पर प्रकृति यानी कि नेचर के काफ़ी नज़दीक होते थे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, आश्रम में पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के अलावा शिष्यों को घर के बाकी कार्यों में भी हाथ बटाना होता है, जैसे आप लोग करते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चे करते हैं या नहीं, पर नॉर्मली फैमिलीज़ में सभी बच्चे करते ही हैं। और गुरु माता को भी हर तरह की मदद करनी होती थी, जो उनको एक मदर की तरह ट्रीट करती थी, एक माँ की तरह उनका ध्यान रखती थी। देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा है ना कि वो उनके एक फैमिली का मेंबर बन के रहना। देखो, अपनी फैमिली का मेंबर बनना और गुरु की फैमिली का मेंबर बन के रहना, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है टफेस्ट चैलेंजेस, टफ लाइफ, टास्क आसान नहीं था वहाँ पर, राइट। अपनी ट्रेनिंग के एंड में शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा या फिर पूज्य गुरु को भेंट देने के लिए धन्यवाद दिया जाता था। जैसे आप फीस देते हैं, वहाँ पे एक स्पेशल डिफरेंट चीज़ थी, राइट। ट्रेनिंग के बाद तब से भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा पाई जाती है। गुरु शिष्य की जो होती है, गुरु शिष्य की परंपरा पाई जाती है और गुरु दक्षिणा की भी शुरुआत वहीं से ही
हुई, चाहे फिर वह धर्म ग्रंथों की शिक्षा हो, अलग अलग तरह की कलाएं हो, स्किल्स हो, चाहे जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। देखें, कला तो हर तरह की होती है, हर तरह का ज्ञान मिलता है वहाँ पर। आज भी यह गुरु शिष्य परंपरा या फिर जो ट्रेडिशन है उसके वाइब्रेंट जो चीज़ें हैं, आपको ये जो गुरु शिष्य की जो कहते हैं ना कि परंपरा जो है, जो उसको जीवित रखती है, उसको समृद्ध बनाए रखती है। देखिए, हमारे पास अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को अभी आगे पढ़ते हैं कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी स्टिल अभी भी जो हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। राइट, देखिए अभी यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है कि अगर हम आज के टाइम में एग्जाम्पल देखें, हम बात करें ना आज के एग्जाम्पल में, क्या ये गुरु शिष्य का तरीका है या नहीं? हाँ है। उसमें जो है वो उस्ताद अल्लाह खान जो हैं वो महान पिता और उस्ताद जाकिर हुसैन के गुरु हैं। राइट, जो आज भी इस गुरु शिष्य के सीखने के तरीके को फॉलो करते हैं। वो फादर भी हैं और जाकिर हुसैन के उस्ताद, नॉट जाकिर हुसैन ओनली, उस्ताद जाकिर हुसैन के वो फादर भी हैं और गुरु भी हैं। राइट, आज भी वो इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें डांस फॉर्म की, तो कथक गुरु पद्मा विभूषण दिल्लू महाराज और उनकी शिष्य शाश्वती सेन हैं, जो आज भी इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। देखें, टाइम वो भी था जब फॉलो की जाती थी, आजकल के टाइम में भी हमारे पास इंडिया में कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। राइट, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो सरोद माइस्ट्रो अमजद अली खां हैं, उनके दोनों टैलेंटेड बेटे, साथ ही साथ उनके शिष्य भी हैं अमान और अयान। उन दोनों का क्या मानना है कि यह जीने का तरीका है, एक तहजीब है। राइट, वे ऑफ लाइफ जो अनंत काल तक कायम रहेगी, मीन्स लाइफ लॉन्ग। देखें, ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे कहते हैं ना घराने होते हैं, जैसे संगीत के घराने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो घराने होते हैं ना, ये सब उनमें कंटिन्यू चलती हैं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। राइट, इवन देन फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी जो है वो हमारे यहाँ इस चीज़ को लाइक करते हैं और वो सीखने भी आते हैं और प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन, जैसे ये गुरुकुल में होता है। राइट, दे एंजॉयड इट। चलिए, गुरु की उस जो स्थिति है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक श्लोक में एक वर्स है जो लिखा गया है बहुत पहले। किसने लिखा है? वी हैव नो आइडिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो माहेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स इसका मीनिंग क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिसने इस पूरी यूनिवर्स की रचना की है। गुरु ही सृष्टि के पालक हैं, जैसे कि लॉर्ड विष्णु, गुरु विष्णु हमने पढ़ा। गुरु ही सृष्टि के संहारक भी हैं, संहार करने वाले हैं, जैसे भगवान शिव। राइट, माहेश्वरा। गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं, जिनको प्रणाम है भाव कि जो गुरु हैं वो ईश्वर के समान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुवे नमः। नमः मीन्स मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये एक सिंपल से एक श्लोक से हमें समझ में आ रहा है कि गुरु ही सब कुछ है आपके लिए। राइट, चलिए हमने इतना कुछ पढ़ लिया। देखें, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं, वैसे ही हर बात की दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो बेटर है पहले हम कुछ पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, यानी कि एडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम में 12 इयर्स यानी 12 साल की पूर्ण ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद उन्हें सभी सब्जेक्ट्स के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उनकी क्या होता है, ऑल राउंड पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती थी। मीन्स वह लाइफ के हर फेज़ को फेस करने में सक्षम होते थे, कैपेबल होते थे। सबसे बड़ी बात, करके ज्ञान मिलता है, ऑब्वियस प्रैक्टिस नॉलेज। देखें, करके ज्ञान मिलता है मीन्स जब आप किसी काम को करके सीखते हैं उसमें आपकी परफेक्शन हो जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज। गुरुकुल में कम चीज़ों के साथ जीना सिखाया जाता था, जिस तरह से थोड़े में बहुत जीना। दूसरे शब्दों में कहें, सादा जीवन, उच्च विचार का प्रैक्टिस करवाया जाता था, क्योंकि असली जीवन वही है जिसमें एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। हर चीज़ आपके पास है। हम बात कर रहे हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की, मीन्स थोड़े में बहुत जीना। राइट, देखिए अगर आपके पास सब कुछ है तो कोई भी जी सकता है। मज़ा तो, असली मज़ा कहें या असली जीवन तो वही है कि लिमिट में रहकर एक सुखी जीवन को जीना। नेचर के करीब रहकर क्लास लगाई जाती थी, यानी कि जंगल में पेड़ों के नीचे,
जहाँ बच्चे अधिक कंफर्टेबल फील करते थे, साथ ही साथ नेचर को समझने का मौका भी मिलता था, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ साथ अलग अलग तरह की स्किल्स यानी कौशल कलाएं भी प्रदान की जाती थी, जैसे डांस हो गया, नृत्य, आर्चरी यानी तीरंदाजी। यह एक संपूर्ण, कंप्लीट और व्यापक शिक्षण केंद्र माना जाता था, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण मूल्यों को, विचारों को, मैनर्स यानी शिष्टाचार को और संस्कार सिखाए जाते थे। ये चीज़ें सिखाई जाती थी। आपका जो है वो आपको मूल्य सिखाना, वैल्यूज सिखाना, आपका थॉट सिस्टम, जैसी वैल्यूज़ होंगी आपके थॉट सिस्टम, आपके आइडियाज़, विचार सब वैसे ही हो जाएंगे। आपको मैनर्स आ जाएंगे और आपके संस्कार सब क्या है वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते थे और लाइफ के हर स्फीयर में, हर जो फील्ड है उसमें आपको सक्सेस प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। अगर आपका थॉट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको कोई भी आपकी लाइफ से गिरा नहीं सकता और आपकी सक्सेस से कोई नहीं छीन सकता, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की, यानी कि डिसएडवांटेजेस की, राइट। पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, अब नेगेटिव पढ़ लेते हैं। वैसे अगर दूसरी तरह से देखें, नेगेटिव साइड भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर लेके जाती है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइड नहीं होगी यानी डिसएडवांटेजेस नहीं होंगी तो एडवांटेजेस का पैसे पता चलेगा। क्यों? सही है ना। देखो, अगर दुख नहीं है तो सुख की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अगर रोना नहीं है तो हंसी नहीं पता चलेगी कि हंसी है क्या, राइट। बच्चों को 8 साल की उम्र में ही अपने घर से दूर, अपनों को छोड़कर 12 सालों के से भी अधिक समय तक उनसे दूर रहना पड़ता था, जो एक तरह की तपस्या कहलाती है, राइट। लेकिन जब कोई चीज़ तपती है तभी तो उसमें निखार आता है। अब सोना देखें, गोल्ड के जब ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसको हीटअप किया जाता है तो देखें तभी गहने बनते हैं ना। कहीं डिसएडवांटेज है तो कहीं ना कहीं उसकी एडवांटेजेस भी होती हैं, राइट। हाँ, ये नेगेटिव बात है कि गुरुकुल में एंट्री लेवल पर यानी एडमिशन के समय भेदभाव होता था। लड़कियों को गुरुकुल में एडमिशन नहीं दी जाती थी। गुरु के शब्द यानी जो उन्होंने कह दिया यानी उनका ही डिसीजन फाइनल होता था। शिष्य ना ही उनसे आर्ग्यू यानी बहस कर सकते थे और ना ही उनके खिलाफ जा सकते थे, राइट। ना ही प्रॉपर सिलेबस, कोई स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं होता था, ना ही उनको जज करने के लिए कोई मूल्यांकन सिस्टम था और ना ही कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कोई परीक्षा प्रणाली थी। इन सब की कमी ज़रूर खलती थी, पर ये तो सही है कि यह एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज ही कहलाती है, राइट। देखिए इससे क्या होता है, जब आप एक बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की, उसमें कहीं ना कहीं जैसे हमने अभी पहले बात की पॉजिटिव साइड्स होती हैं। जैसे आपको लास्ट अभी हमने सेंटेंस देखा है कि दे लेड अ शेल्टर्ड लाइफ एट गुरुकुल एंड कुड नॉट नो मच अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। उनको क्या होता था कि गुरुकुल में एक शेल्टर्ड लाइफ जीनी होती थी, यानी वहीं पे ही शरण लेनी होती थी और उनको पूरी बाहर की दुनिया के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ पूरी तरह से उनकी लाइफ जो थी वो कट हो जाती थी। मीन्स उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था, ठीक है कि नहीं। देखो, अगर आपको बाहर आप खुद सोचें, अगर आपका बाहर आना जाना बंद कर दिया जाए, ठीक है, आपको बिल्कुल ही बाहर जाने से मना कर दें तो आपको क्या लगेगा। एक दिन इतने साल आपको एक ही जगह पे, एक ही घर के अंदर बंद कर दे। कोरोना का टाइम याद है ना आपको। तो सोचो आपकी लाइफ एक ही घर में थी और वो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थे। अब यहाँ तो ये गुरु के पेरेंट्स हैं, गुरु की फैमिली है, वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं। सोचो उन्होंने वो लाइफ कितनी हार्ड हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बहुत ज़्यादा आसान टास्क नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं एम की। देखें, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य या फिर एम तो है ही है, ऑब्वियस ही बात है, होता ही है। उसी तरह गुरुकुल एजुकेशन का भी एम था, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर हम एम की बात करें तो उसमें सबसे पहला एम है हमारे पास द एम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज, यानी सर्वोच्च, सुप्रीम नॉलेज मीन्स सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करना, सबसे ऊंचा, यानी सभी तरह की नॉलेज से ऊपर, राइट। देखिए क्या होता है, जब नॉलेज होती है तो जो वो सबसे ऊपर हो जाती है। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, हर तरह का जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है। यह उस ज्ञान को प्राप्त करने के बराबर है जो सभी वर्ल्डली प्लेजर यानी दुनियावी सुखों को भूल के ब्रह्मा को यानी ईश्वर को समझने में मदद कर सकता था, राइट।
दूसरे शब्दों में कहें तो इमॉर्टैलिटी यानी अमरता को प्राप्त करना। इस तरह के ज्ञान यानी नॉलेज को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, अबव एवरीथिंग एल्स माना जाता था। इसे गुण पाप, कारण और प्रभाव तथा अतीत और वर्तमान से अलग होना होता है। देखिए यह पास्ट टेंस में इसीलिए है क्योंकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हमने था की बात कर रहे हैं, इट वॉज, यह था या ऐसा होता था। नेक्स्ट एम की बात करें तो वो है द फिज़िकल डेवलपमेंट एम, यानी दिमाग के साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। इस लक्ष्य यानी फिज़िकल डेवलपमेंट की प्राप्ति के लिए स्टूडेंट को गुरुकुल का कठोर जीना पड़ता है था। यह पीरियड यानी ये जो काल था जीवन का पहला क्रम यानी प्रथम आश्रम माना जाता था। दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य जीवन। एक हेल्दी स्टूडेंट ही इस तरह के जीवन को जी सकता है क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी, हार्ड लाइफ, वहाँ का जीवन आसान नहीं होता था। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए गुरुकुल में विद्यार्थियों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूल्स यानी कठोर अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना पड़ता था। इतना ही नहीं, शारीरिक विकास के लिए सुबह, दोपहर और शाम को प्राणायाम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्राणायाम ही एक ऐसा आयाम है जो पूर्ण रूप से हमारे शारीरिक विकास में यानी फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए वैदिक ग्रंथों के पाठ के माध्यम से वह जोरदार गायन का अभ्यास करते थे। मीन्स जोर जोर से वेदों का रिसाइटेशन करना, उनको ऊंचा ऊंचा पढ़ना। जैसे आपने देखा होगा जब स्कूल में आप नर्सरी में होते हैं तो नर्सरी में आपको कैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बोल बोल कर, ऑरल वोकल एक्सरसाइज, राइट, जोर जोर से गाया जाता था, पाठन किया जाता था। इसके पीछे देखिए एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, पूरी बॉडी में। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी भी प्योर हो जाती है क्योंकि हम मंत्रों को पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्हें बल यानी जोश और शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ भी करना पड़ता था, राइट। इस सब के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट्स और भी बहुत कई काम करते थे, जैसे भिक्षा मांगना, बैग आर्म्स, उनको भीख मांगने के लिए घरों में जाना पड़ता था, लकड़ियाँ इकट्ठा करना और पवित्र अग्नि की देखभाल करना। जो वहाँ पे हवन होते थे, अग्नि जलाई जाती थी, उसकी भी उनको देखभाल करनी पड़ती। इन सब कार्यों के लिए काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती थी, यानी फिजिकल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, राइट। देखिए जब हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये इतने सारे टास्क करने हैं, इन सब के लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फिज़िकल लेबर यानी शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। फिज़िकली तो आपको फिट होना पड़ेगा ना, इसीलिए इसके साथ साथ आप फिज़िकली फिट भी हो ही जाते हैं, राइट। अगर हम अब नेक्स्ट बात करें, एम की बात करें, तो वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखें, एक अच्छा इंसान और सही इंसान बनना है तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ कैरेक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए चरित्र निर्माण की भी ज़रूरत होती है। और इसके लिए आप कहते हैं ना इच्छा शक्ति, विल पावर, अभी आपके सामने है ट्रेनिंग ऑफ द विल पावर। विल पावर यानी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग को बहुत ज़रूरी माना जाता था। इच्छा शक्ति यानी अपने इमोशंस पर आपने कंट्रोल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अब आप सोचें क्या आजकल दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हुए छात्र को केवल अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी था, किसी के बारे में या अपने बारे में भी बुरा भला नहीं सोचना। साथ साथ नैतिकता यानी मोरालिटीज़ के अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता था। चरित्र निर्माण में सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेद और दूसरे जो पूरे ग्रंथ हैं, जिनकी स्टडी, जिनका अध्ययन उन्हें यानी स्टूडेंट्स को वहाँ पर गुरुकुल में रोज़ करना पड़ता था, डेली, राइट। उपनिषद, ये भी हमारे लिटरेचर ही हैं, ग्रंथ हैं, जिन उपनिषद को जब हम फॉलो करते हैं तो वे छात्र को गाइड करते हैं कि वह कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें बैड कंपनी यानी बुरी संगति से दूर रहना होगा, और यानी कि अपने बुरे कंडक्ट को भी, बिहेवियर को भी छोड़ना होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक जब खराब सेब होता है वो पूरे सभी अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो ये भी चीज़ वही है। मीन्स आपको बैड कंपनी से दूर रहना है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम, वो है कंप्लीट डेवलपमेंट एम, पूर्ण विकास।
पूर्ण विकास, पूरा। अगर हम कंप्लीट डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास की बात करें तो इसका उद्देश्य एम है अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करना। साथ ही साथ इनको कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरत है? मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, वो तो करनी है। दूसरे और सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि अपने अंतर्मन पर कंट्रोल, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, राइट। अब जैसे एक हमारा जो है ना स्मेल, आपको अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, आपको खाने पे कंट्रोल करना है, लेकिन आप अच्छी खुशबू के सामने हम उनको पकौड़ों को, समोसों को खा लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीठा जलेबी है या आजकल तो पिज़्ज़ा बर्गर भी बहुत है। वो क्या है, आपको कंट्रोल करना है ऊपर, तो आप उसको खुशबू को इग्नोर कर देंगे और आप वो नहीं खाएंगे। ये चीज़ें क्या है? सेंसेस पर कंट्रोल करना। इसे ही संपूर्ण जीवन के लिए आदर्श तरीका माना जाता था, जिसका मतलब था कि ऑल साइडेड डेवलपमेंट यानी चौतरफा विकास, हर तरफ से आपका डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, राइट। इसके पाने को या इसको पाने का सबसे आसान और सही तरीका था जो कार्य आप डेली बेसिस पर करते हैं वही गुरुकुल की सोच थी। मीन्स जैसे आप रोज़मर्रा जीवन जीते थे और जो कार्य करते थे उन्हीं के थ्रू ही आप अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट प्राप्त करते। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा कि उनको क्या करना होता था, भीख मांगने जाना पड़ता था, पूरे घर का काम करना पड़ता था, गुरु माँ की घर के कामों में हेल्प करनी पड़ती थी, और जो पवित्र अग्नि थी उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। ये सब क्या है? रोज़मर्रा का जीवन है, और इसकी अकॉर्डिंगली ही वो ये चीज़ें सीख पाते हैं। रोज़ के रोज़ आप कुछ ये नहीं है कि स्पेशल क्लास में बैठकर आपको सिखाया जा रहा है कि हाँ जी ऐसा ऐसा होता है। नहीं 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 नहीं, वो आपसे हमने कहा प्रैक्टिकल करके सीखना, ये वो चीज़ है, राइट। नेक्स्ट एम की बात करें वो है इंडिविजुअल एंड द सोशल एम, राइट। आपकी नज़रों में देखें, अपने आप की नज़रों में, आप अपनी नज़रों में क्या हैं और आपकी समाज में क्या इमेज है, ये कैसे बनाई जाती है, वह भी गुरुकुल में रहकर। जिस तरह से स्टूडेंट वहाँ पर रोज़ अनुशासन में रहकर कार्य करते थे, चाहे वह कार्य अकेले कर रहे हैं या टीम में कर रहे हैं, इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती थी। और किसी कार्य को टीम में रहकर कैसे करना है, यह सब आपके इंडिविजुअल और सोशल गुणों का विकास करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी इंडिविजुअली बात करते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? पहले जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, सोसाइटी आ गया, समाज में रहकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर हो जाता है, राइट। साथ ही साथ जीवन में सच्चा रहना भी बहुत ज़रूरी था रिक्वायर्ड, आजकल का पता नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। तन मन और दिल के डेवलपमेंट के साथ साथ छात्रों को कुछ ऐसे गुण के लिए ट्रेन किया जाता था जो उनको सामाजिक रूप से सोशली कुशल व्यक्ति बना सकें, राइट। अगर अपनी इमेज को क्लियर रखना है तो छल यानी धोखा, कूटनीति डिप्लोमेसी जो ऐसे करते हैं ना, अहंकार यानी घमंड और झूठ आदि जैसी बुरी आदतों से दूर होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो समाज में लोग आपके सामने तो आपके साथ होते हैं, लेकिन फिर बाद में आपके पीठ पीछे आपकी बुराई शुरू कर देंगे और आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ लिटिल बिट वेरी केयरफुल। इसके साथ साथ दान देने की यानी चैरिटी की प्रक्रिया में भी विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दान देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो, धनवान हो, आपका बहुत ज़्यादा पैसों वाला होना ज़रूरी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ये क्या कह दिया। आप पॉकेट के अनुसार दान कर सकते हैं, वह कुछ भी हो सकता है, वह किसी की मदद भी हो सकती है, पैसों से नहीं, आप अपना समय देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखें, कई बार क्या होता है, इसके पीछे कुछ चीज़ें छिपी होती हैं, कई बार डायरेक्ट मीनिंग आपके सामने नहीं होता, कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं घुमा फिरा कर भी समझाई जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आत्मा का भी शुद्ध होना, ग्रोथ होना। यज्ञ करना सबसे ऊपर माना गया था, राइट। यज्ञ करना, यजंस करना। हमारे अलग अलग उपनिषदों में उन क्वालिफिकेशन यानी योग्यताओं का व्याख्यान किया गया है जिनके लिए मतलब जो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं वो ज़रूरी मानी गई हैं, राइट। कठोपनिषद में इंट्रोवर्जन, अपने आप से दोस्ती, अपने आप को जानना, अपने आप से रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाना माना गया है, राइट। मेडिटेशन करते हैं ना आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं ना, वही चीज़ है। इसका सही अर्थ यही था कि एक छात्र को
बाहरी दुनिया से दूर रखकर पूरी तरह से अपने आप को जानने की सलाह दी जाती थी। इसीलिए उन्हें आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाता था, राइट। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर कल्चर, अपने कल्चर को यानी दूसरों के कल्चर को समझने की शिक्षा। उपनिषद काल में हॉस्पिटैलिटी को एक कंपलसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था और इसको धार्मिक कर्तव्य यानी रिलीजियस ड्यूटी भी घोषित कर दिया गया था। किसी राहगीर या मेहमान को भोजन कराना मीन्स एक तरह का सेक्रीफाइस माना गया था। यहाँ सेक्रीफाइस को एक तरह का यज्ञ कहा गया है, राइट। यज्ञ ट्रुथ के प्रिंसिपल को सबसे उच्च गुण के रूप में माना जाता था, क्योंकि सच के रास्ते पर चलने वाला हमेशा अकेला ही होता है। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम सच के रास्ते पर अकेले चलें, राइट। अगर आदत के बारे में कहें तो सबके द्वारा डेवलप करने को एक उच्च गुण माना जाता था, वह थी क्लीनिनेस यानी स्वच्छता। खुद स्वच्छ रहना, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, साथ ही साथ हर कार्य को स्वच्छता के साथ करना, राइट। उपनिषद काल के दौरान शिक्षा में रेस की संस्कृति को प्रिजर्व करना और विकास को सबसे उच्च महत्व दिया गया था। मीन्स जातिवाद का कल्चर उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उस समय यह माना जाता था कि यही सही है, राइट। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। हाँ, वक्त के साथ वो बदल भी जाती हैं, कई बार बदलनी भी पड़ती हैं, राइट। चलिए अब गुरुकुल के फीचर्स यानी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। कुछ विशेष बातें तो सिर्फ गुरुकुल टीचिंग्स में ही पाई जाती थी उस समय, राइट। तो फटाफट ज़रा उनको भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए व्यावसायिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन पर अधिक ध्यान के साथ साथ हॉलिस्टिक लर्निंग यानी पूर्ण शिक्षा की तरफ जोर दिया जाता था। उस समय यह माना जाता था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, राइट, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वह हमारे कल्चर और रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, जो प्राचीन भारत की सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स माने जाते थे। यह माना जाता था कि धर्म और कल्चर से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने को मिलता है, जो हमारे लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। गुरुकुल द्वारा इन सब को सिलेक्ट रखने का आधार यानी एग्जैक्ट एटीट्यूड और नैतिक शक्ति था, जिसे हम एयरलेस बिहेवियर की हेल्प से दूसरों को प्रदर्शित कर सकते थे। मीन्स हम लोगों को कैसे दिखाते हैं, अपने बिहेवियर से। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे बिहेवियर से हमारे एटीट्यूड और कैरेक्टर का पता चल जाता है। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो सका और टीचिंग के लिए साइकोलॉजिकल मेथड पर जोर दिया गया, ताकि छात्र पूरी तरह से मशीन यानी प्रैक्टिकल ना बन जाएं। उनमें इमोशंस का होना भी बहुत ज़रूरी, साथ ही साथ ऐसी समझ की कि कब प्रैक्टिकल होना है और कब इमोशनल होना है, राइट। डिफरेंस मालूम होना चाहिए, राइट। आर्ट, लिटरेचर और स्क्रिप्चर और फिलॉसफी के साथ साथ छात्रों को प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती थी और अलग अलग टास्क के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जिससे वो हर फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकते थे और अलग अलग मुश्किलों के फेज में डिफरेंट टास्क में अगर उनको प्रॉब्लम हो तो वो उसको हिम्मत से फेस कर सकें, राइट। व्हाई इज़ द गुरुकुल सिस्टम वैल्यूएबल, वो इतना वैल्यूएबल क्यों था। इतना कुछ जान लिया है तो ज़रा थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि ये इतना वैल्यूएबल क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं। गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो वह स्टूडेंट्स के लिए बहुत मूल्यवान रही है। मॉडर्न टाइम की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी अलग है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इसका फोकस यानी सारा ध्यान क्वालिटी एजुकेशन की तरफ होता था। सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं, हॉलिस्टिक एजुकेशन यानी पूर्ण एजुकेशन की तरफ ध्यान होता था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अप्लाइड नॉलेज यानी व्यवहारिक रूप। गुरुकुल में अप्लाइड नॉलेज पर अधिक फोकस दिया जाता था ताकि वह लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त कर सके। मीन्स हर फील्ड के लिए उनको तैयार किया जाता था, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, और अगर हम आज की बात करें एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इकट्ठे कंबाइन कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैल्यू बेस्ड लर्निंग, राइट। गुरुकुल हमेशा वैल्यू बेस्ड लर्निंग पर डिपेंडेंट होता था, जहाँ पर स्टूडेंट की यूनिकनेस के अकॉर्डिंगली ही उनको एजुकेशन दी जाती थी। मीन्स बच्चा जिस तरह से पढ़ सकता है उसी तरह से पढ़ाया जाता था। फेयर कंपटीशन
फेयर कंपटीशन होने से जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, गुरुकुल स्टूडेंट और टीचर का एक ऐसा रिश्ता बनाता था जो पढ़ाई करने के लिए सुरक्षित यानी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता था। इस तरह के माहौल में स्टूडेंट का टीचर पर विश्वास होता है, राइट। वो विश्वास करता है कि टीचर पे, कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, रिश्ते की बॉन्डिंग के लिए एक ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह से अभी हमने पढ़ा कि वो ट्रस्ट बना देता था। अब है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम। कुछ और सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि यह सब क्या था और आज हमने पढ़ रहे हैं वो क्या है, राइट। स्टूडेंट्स स्पिरिचुअली उन्नत होते थे, मीन्स उनकी ग्रोथ होती थी, जो उन्हें आशावादी, शांत और कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी बनाती है, राइट। हर स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता था, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशो का भी ध्यान रखा जाता था, और दूसरे स्कूल में इंडिविजुअल जो ध्यान है, अटेंशन है, नहीं दिया जाता। गुरुकुल में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता, जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं और उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। स्टूडेंट को सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का पालन करना सिखाया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा लेसन है, राइट। गुरुकुल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं, जो क्योंकि उनको वेल प्लान शेड्यूल को फॉलो करना सिखाया जाता है, राइट। गुरुकुल के स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स से कंपैरेटिवली अधिक फोकस होते हैं, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मेडिटेशन हो गया, फोकसिंग पावर हो गया, जो उनको एनहांस की है, राइट। गुरुकुल में अलग अलग स्टूडेंट्स को उनके कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन और नज़रिया अलग अलग होते थे, उनके बावजूद भी उनको रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता था। इस तरह के स्टूडेंट्स बड़े होकर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले और मूल्यवान बनते हैं, राइट। गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा एक इंटेग्रल पार्ट थी। वहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट करते थे और एक इस तरह का रिलेशनशिप शेयर करते थे जिसमें वह अपने टीचर के अकॉर्डिंगली ही उनकी सोच में ढल जाते थे, उनको मानते थे। टीचर्स भी अपने स्टूडेंट की पूरी जिम्मेदारी लेते थे, वह उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताते थे, उनके साथ शेयर करते थे, अच्छी अच्छी आदतें बताते थे, उनको ढालते थे और कैरेक्टर को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाते थे। स्टूडेंट को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में बदल दिया जाता था, ताकि वह बाहरी दुनिया में जब जाएं तो हर फेज़ को हिम्मत से फेस कर सकें, राइट। यहाँ तक ही नहीं, गुरुकुल में स्टूडेंट्स को नेचर की रिस्पेक्ट करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि वह नेचर के साथ रहकर ही पढ़ते थे, नेचर की पूजा भी करते थे। ऑब्वियस सी बात है, नेचर से आप बहुत कुछ सीखते भी। हाँ, अब बात करते हैं, देखिए, किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स जानने के लिए किसी के साथ अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। गुरुकुल सिस्टम को अच्छे से जानने के लिए हम मॉडर्न सिस्टम यानी आज के समय की एजुकेशन सिस्टम के साथ ज़रा उसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है और हम क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हमने इसको टेबल की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। जहाँ पर हम गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो वह हमारा एंशियंट यानी बहुत पुराना मेथड है सीखने का, और अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो यह समय के साथ बदला है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट अपने टीचर यानी गुरु के साथ वहाँ गुरुकुल में रहते और उनको सर्व करते, उनकी सेवा करते, साथ ही साथ उनसे सीखते और ज्ञान भी प्राप्त करते। और मॉडर्न टाइम में स्कूल कॉलेज की तरह एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं जो उन्हें एजुकेशन देते हैं, राइट। गुरुकुल सिस्टम में फ़ीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, मीन्स उनको वहाँ एडमिशन ही नहीं देते थे, उनको वहाँ फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में दोनों यानी मेल फीमेल दोनों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है। स्टूडेंट्स को ऑरल एजुकेशन दी जाती थी, यानी रोट लर्निंग यानी रट्टा लगा के, जैसे आप बचपन में सीखते हैं नर्सरी में, वैसे सिखाया जाता था, राइट। और अगर हम बात करें आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं, चाहे वो ई बुक्स हैं यानी ऑनलाइन बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो चैट के थ्रू लर्निंग है, 3D इमेजेस हैं और बहुत कुछ है, राइट। गुरुकुल में 4 वेदों, इतिहास, पुराण, ग्रामर, लॉजिक, एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, मिलिट्री साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और पढ़ाए जाते हैं जो अभी सिस्टम्स चल रहे हैं, राइट। आजकल के समय में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, समय समय पर वो अपग्रेड होते रहते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स भी डेवलप हो चुकी हैं, जैसे जैसे डेवलप होती हैं वो वैसे ही फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स को
डिसिप्लिन लाइफ जीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रैक्टिकल पार्ट के कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आजकल के मॉडर्न सिस्टम में, राइट। कंपैरिजन करके ही समझ में आता ना कि क्या था क्या है। और अगर हम और बात करें, आगे बढ़ें, तो गुरुकुल सिस्टम एक ब्राह्मण यानी एक गुरु के द्वारा चलाया जाता है। मॉडर्न टाइम में ये एजुकेशन सिस्टम, जो अपने एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो सरकार यानी गवर्नमेंट है, कुछ एजुकेशन कमिटीज़ हैं या फिर मिनिस्टर्स चलाते हैं। एजुकेशन प्राप्त करने के लिए सेक्रीफाइस किया जाता था, जैसे हमने पढ़ा, पेरेंट्स से दूर रहना, अपनों से दूर रहना, बहुत कुछ। कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आराम से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेचर में रहकर पढ़ाई की जाती थी, सिर्फ क्लासरूम है वहीं पे पढ़ाया जाता है। गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ राजा ही अपने राजकुमारों को ट्रेनिंग के लिए गुरुज के पास भेजते थे। एनीवन कैन टेक एडमिशन, कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। गुरुकुल सिस्टम में गुरु दक्षिणा प्रचलित थी। मॉडर्न टाइम्स में आपसे फीस कलेक्ट की जाती है ताकि टीचर्स को सैलरी भी दे सके, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ऑलराउंड पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया जाता था, और होती भी थी। स्टूडेंट्स को इतना बेनिफिट बना दिया जाता है कि वह भारी दुनिया का सामना कर सकें और अपना जीवन यापन कर सके, मीन्स दे कैन अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। टीचर्स गुरु के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, और गुरु के कैरेक्टर का स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, टीचर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट क्लास के बाद ही थोड़ा बहुत जो होता है, और वो जो हम टीचर की पर्सनैलिटी की इफेक्ट की बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स को रेयरली अफेक्ट करती हैं आजकल के टाइम में। आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और समझ भी आ जाएगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंडियन गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।